तो देखो मेरे साथियों, सब लोग ध्यान सुनिए, आपके लिए एक अच्छी खबर कह लो, क्योंकि आज लाइव क्लास हम करेंगे 7:30 पर। और 7:30 पर आप जुड़ जाइए हमारे साथ। और जुड़ने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स प्रॉब्लम आती है, जो भी आप कोर्स करो उसके रिगार्डिंग आप जरूर पूछिए। मेरी कोशिश रहेगी जून 2025 का जो पीवाईक्यू वो सॉल्व कराऊंगा। साथ में अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या कि कैसे अटेम्प्ट करें, क्या बेसिक डाउट है, मैथ की कैलकुलेशन में दिक्कत है या इंटीग्रेशन में दिक्कत है या डिफरेंशिएशन में, जो भी बेसिक प्रॉब्लम हो डिस्कस करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी वो आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। ठीक है ना? मिलते हैं आज लाइव क्लास में 7:30 पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम इग्नू बीपीएचसीटी 133 का लास्ट पार्ट करेंगे, जो कि जून 2024 का हमारे पास ये पार्ट है। और इसमें हम केवल 2 ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अब ये 2 क्वेश्चन के बाद ये पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से है। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखो। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है अपने को। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसको हमने ऑलरेडी जब यूनिट्स पढ़ी है उनमें डिस्कस किया है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लग रहा हो कि सर डाउट्स हैं, तो अपने डाउट्स को लिखकर हमें टेलीग्राम पे जरूर सेंड करो। उस पे हम पर्टिकुलर सारे डाउट्स की वीडियो बनाएंगे। आगे देखिए। सो ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर O lying outside the cell। अब इन बातों का मतलब ये कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है, अब इसके सेंटर O से जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो किसी पॉइंट P पर निकालना है, लेट्स से, और जो पॉइंट है वो बाहर है। ये जो पूरी डिस्टेंस है, इन्होंने इसको R नाम दिया हुआ है। अब इसको टोटल चार्ज कितना दिया है हम नहीं जानते, बट इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। सो वी कैन से लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड Q over the cell, over the spherical cell। इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमने Q नाम इसका दिया हुआ है। ओके ना? तो इसको जब हम पढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें कैसे, इसके लिए आप सबने जरूर एक चीज पढ़ी होगी, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। आपने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा कि E इक्वल्स टू, जब हमें एक स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालते हैं, तो कितनी पढ़ी है आपने? K Q डिवाइडेड बाय R। हाँ कि ना? अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, सर ऐसा क्यों किया गया? तो सुनो ध्यान से। आपको जो चीज निकालनी है उसका पहले फॉर्मूला रख लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला उसमें R², पोटेंशियल में क्या होता है? एक इसका फॉर्मूला है KQ बाय R। दूसरा फॉर्मूला क्या है? तो आंसर है वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की फेवरेट यूनिट से निकलता है। मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फेवरेट यूनिट है वो है वोल्ट पर मीटर, दैट इज माइनस वोल्ट के लिए dV, मीटर के लिए dr। तो एक ये फॉर्मूला है। तो अगर पोटेंशियल निकालना चाहोगे आप, तो वो क्या आएगा? माइनस E.dr। अब ये 2 फॉर्मूले हैं, हमें इसमें से कौन सा अप्लाई करें? तो देखो, बात ध्यान से सुनो। हमें Q, इसका हमने हमने ये माना है कि चलो ठीक है Q इतना है, लेकिन अब इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं, बट वी विल कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। अभी तो उसके स्टेप टू स्टेप मार्क्स मिलेंगे ना, सो वी विल यूज दैट। ओके ना? सो वी नो dV will be equals to minus E vector dot dr vector। इन दोनों को थोड़ा सा बारीकी से समझ लो। देखो, ये जो स्फेरिकल सेल है इसमें चार्ज कितना है? तो आप कहेंगे सर Q चार्ज है। इस चार्ज को क्या हम सोर्स चार्ज नहीं कहते? बिल्कुल सर, सोर्स चार्ज कहते हैं। फिर हम अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर पता करना चाहते हैं, तो हम एक ऐसा टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। हम ये इमेजिन करते हैं, ये मानते हैं कि स्टार्टिंग में वो टेस्ट चार्ज किसी दूर पॉइंट पर इंफिनिटी पर है, फिर उसको धीरे धीरे करके हम इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं, और उस पर हम करते हैं वर्क डन। है कि नहीं? देखिए, पोटेंशियल आपने क्या पढ़ा होगा, एक और फॉर्मूला,
वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो उस टेस्ट चार्ज पर हम करते हैं वर्क, हम फोर्स लगाते हैं आगे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ लेकर आते हैं धीरे धीरे करके। ये चीज सीखी होगी आपने, है ना। तो इसीलिए हम जब इस पॉइंट पर आएंगे तो वो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये डी आर क्या है, तो सुनो, जब एक चार्ज को हम बहुत दूर से, लेट्स से इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर लेकर आएंगे तो ये डी आर है वो उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता है। हम इसको स्मॉल क्यों लेते हैं, तो इसके रीजन आपने पढ़े होंगे 12th में भी, कि जब कोई फोर्स वेरिएबल होती है तो वेरिएबल फोर्स में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं ताकि हम उसके लिए एक फॉर्मूला बना सकें, फिर उसको इंटीग्रेट कर सकें। तो डी आर कौन सी डिस्टेंस है, तो आंसर इन्फिनिटी से आर जो इसको लेकर आ रहे हैं ना, वो डी आर का एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता है। ओके, अब इनके बीच में कितना एंगल होगा, इस चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, इस तरह से जाएगी ना, आउटसाइड, रेडियली आउटवर्ड कहते हैं हम इसको, है ना, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड जाएगी कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरह से है तो डी आर किस तरफ है, हम उसको इधर लेकर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सामने है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और डी आर इसको डिस्प्लेस करके इधर लेकर आ रहे हैं। तो हम जब ई डी आर का एंगल फाइंड करेंगे तो वी कैन से कि ये cos 180 डिग्री का एंगल बनेगा। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, आप बोलेंगे सर ई डी आर कॉस थीटा होता है ना। अब यहां पर थीटा कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां, डी आर यहां पर, तो ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसके 180 डिग्री से मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन यहां बता दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सामने, डी आर अपोजिट है। मैं आपसे एक बात इंपॉर्टेंट कहने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। हम जब यहां पर सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिकल स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से डायरेक्शन जो है वो दो चीज बताती है। पहला, या फिर आप एंगल को डिसाइड कर लो, वो डायरेक्शन बताएगी। दूसरा, जो इसमें लिमिट लगाएंगे वो डायरेक्शन बताएगी। और जब हम मैथमेटिकल स्टैंडर्ड रूल पढ़ते हैं तो डायरेक्शन का काम केवल लिमिट्स पे छोड़ देते हैं, इसको नहीं, हम इस पर नहीं छोड़ते, लिमिट्स पे छोड़ के काम करते हैं। इससे भी कर सकते हैं लेकिन हम करते किससे हैं, लिमिट से करते हैं। तो ध्यान से सुनो, हम ना ये बात बोल देते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली अलोंग है, आउटवर्ड नहीं, रेडियली अलोंग, आउटवर्ड इनवर्ड से कोई मतलब नहीं है। तो अब रेडियली अलोंग है, इस वजह से ये थीटा को हम 0 डिग्री मानते हैं, और cos 0 बोलो कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है, हमें इसका रिजल्ट मिलता है माइनस ई डी आर। थोड़ा लिमिट की भी बात कर लो, लिमिट कितनी लगेगी, तो हम बोलेंगे कि सब जब वो टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पर है तो वहां पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि वहां पर तो कोई मतलब नहीं है। जब उस टेस्ट चार्ज को इस लोकेशन आर पर लेकर आए तो पोटेंशियल हमारे पास v हो गया। अब बस इंटीग्रेट कर लो, तो लिमिट देख लो कहां से कहां लगाई, इन्फिनिटी टू आर। क्लियरली हमने डायरेक्शन शो कर दी है ना। तो यहां पर करते हैं इसको, ठीक है, देखो ध्यान से। तो छोटे छोटे डीवी तो v बन जाएंगे, लिमिट अपने को पता है क्या है, 0 टू v। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए, आप बोलेंगे सर माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, लिमिट है इन्फिनिटी से r, और डी आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। डॉट मतलब चलो वेक्टर तो है नहीं, डॉट चलेगा। लिमिट रखोगे v माइनस 0, v आ जाएगा जो कि हम निकालना चाहते हैं, माइनस के क्यू आ जाएगा बाहर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं r की पावर -2 डी आर, लिमिट इन्फिनिटी टू r। नेक्स्ट दिस विल बी माइनस के क्यू, इसको सॉल्व करेंगे, पावर में एक ऐड होगा, वही पावर डिवाइड में आएगी। -2 में एक को ऐड करोगे तो माइनस का 1 आएगा, ये हम सबको पता है। सो r की पावर -1, यही पावर डिवाइड में आ गई, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से r, है ना। अच्छा, अब आगे सॉल्व करते हैं, यहां करेंगे इसको जगह बना के। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको जब हम आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिलने वाला रिजल्ट, आप बोलेंगे सर v इक्वल्स दिस माइनस विल बी प्लस,
के क्यू, आर की पावर -1 क्या होती है 1/r, है ना, लिमिट रख लो जरा। सो दिस विल बी के क्यू, पहले हम आर की जगह पे आर रखेंगे तो 1/r माइनस, अब इस आर की जगह पे इंफिनिटी रखेंगे और 1/∞ 0 होता है। सो पोटेंशियल कितना मिल जाएगा के क्यू बाय आर, यही तो हमें निकालना था। बात समझ गए क्या? यही निकालना था हमें। तो ये हमारे पास ये पार्ट कंप्लीट होता है। कोई डाउट आए तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, ओके। अब देखिए ये बियो-सावर्ट लॉ से ये क्वेश्चन है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस पर बहुत बार डेरिवेशंस न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो बड़े ध्यान से इसको देखो, समझो कि डेरिवेशन या कुछ भी पार्ट है, कैसे डेरिवेशन ही है ये, कैसे मैं करूंगा इसको मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा ताकि रटना ना पड़े। ओके ना, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमें बोल रहा है स्टेट बायो-सावर्ट्स लॉ, तो बायो-सावर्ट लॉ को स्टेटमेंट देनी है। सो वी कैन से थ्रू अ लॉन्ग वायर, if there is current in that wire, the magnetic field at certain point is B, which diminishes by 1/r square, which देखो ध्यान से सुनो, the magnetic field due to a wire directly proportional to the current element, which diminishes by 1/r square. Okay, so this is what we can say in Biot-Savart law. So magnetic field कैसे बनती है? So we can say the source of the current element gives you magnetic field at certain point or certain location. स्टेटमेंट तो देखो ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछी गई है, ओके ना, लेकिन मैं आपको इसके कोर कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता हूं। मेरे को एक बात का जवाब दे सकते हो आप, हम जिस फिजिक्स को पढ़ रहे हैं वो किस किस स्कोप में आती है, यानी किस फील्ड में आती है? तो हम कहेंगे ये है न्यूटोनियन फिजिक्स। अभी मैं सॉल्व नहीं करा रहा एक्सप्रेशन, पहले समझा रहा हूं मैं, हम क्यों करते हैं और कैसे करेंगे बताता हूं मैं। ये है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जितनी भी हम पढ़ते हैं अभी तक। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये सारी मैकेनिक्स क्या होती है? देखो मैं तो आपसे कहूंगा कि इनको अच्छे से जानो कि न्यूटन की मैकेनिक्स कब लगती है, क्लासिकल फिजिक्स कब लगती है ना, ये सारी चीजें, क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविटी, सब चीजें आपको जाननी पड़ती हैं, जाननी पड़ेगी ताकि काम आसान हो जाए। मैं अभी थोड़ा सा यहां पर हेल्प करता हूं, लेकिन डिटेल में इसकी नहीं जाऊंगा मैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स अक्सर ये पॉइंट पार्टिकल के लिए ही वैलिड होती है, ये बात याद रखेंगे आप। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर पॉइंट पार्टिकल के लिए वैलिड है तो जरा इस बायो-सावर्ट लॉ पे आ जाओ कि सर यहां तो एक लॉन्ग वायर होती है जिसमें कुछ करंट फ्लो होता है ना। अगर ऐसा है तो मैं इस लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी मैं डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा। सो आई हैव टू क्रिएट अ स्मॉल एलिमेंट, वो स्मॉल एलिमेंट ही सोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ओके ना, सो वी हैव दिस डीबी, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो डीबी क्यों लिया जाता है? बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ स्मॉल एलिमेंट so that we can deal with the Newtonian mechanics. Formula is mu naught upon 4 pi I dl sin theta over r square. ये पढ़ा होगा आपने। अच्छा, ये sin थीटा कैसे आता है? जरा इसका वेक्टर फॉर्म देखो। इसकी वेक्टर फॉर्म होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मैं तो कहूंगा वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा, है ना। अब इसका यूनिट वेक्टर को ओपन करेंगे तो वो ऐसा बनता है कुछ, ये इस तरह से। ये जो साइन थीटा है, दिस इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ओके, तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है? इन दोनों के, डीएल और आर के बीच का एंगल होता है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड बियो-सावर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब इससे हम ये एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे, इस बात को आपको मैं समझाने जा रहा हूं। ओके, हाँ, using a Biot-Savart law, find an expression for the magnetic field at point P at a distance r from a long current carrying straight wire. So we have a long current carrying straight wire. Let's say this is current I. Okay. अब हम इससे r डिस्टेंस पर जाएंगे, लॉन्ग है तो हम इसके सेंटर से ही, मतलब सेंटर तो वो पार्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए कि इनफाइनाइट अगर लॉन्ग वायर देखें, हम उसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो पॉइंट हमें सेंटर की तरफ ही मिलेगा। जैसे हम
जैसे हम जो है अपनी इन्फिनिट यूनिवर्स के कहीं किसी भी पार्ट में हो, है ना, यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में हम हो, लेकिन हम क्या लगता है, हमें लगता है कि हम एकदम सेंटर में है। जस्ट लाइक दैट, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो तो एक पॉइंट हमें वो सेंटर की तरफ ही नजर आता है। तो ये पॉइंट कहाँ है, आर डिस्टेंस पर। ये बात याद रखेंगे। वायर की लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, वो एल हम मान लेंगे, वो बात की बात है। इस वायर के इस पॉइंट से हम एक एंगल कंसिडर करेंगे जो कि इस तरह से बन रहा है क्लॉकवाइज, सो वी कैन ट्रीट एज -φ1। और अगर हम -φ1 ना करें तो हम इसको एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है, भी हम इस पर डील करेंगे कि क्या मानना है। अच्छा नेक्स्ट, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास φ2, एक माइनस एक प्लस का एंगल, ओके ना। ये जो आर है मैं इसको अलग लिखता हूं थोड़ा सा इधर, ठीक है। पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इससे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले आपको स्टेप नंबर 1 जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला होता है, dB इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है, ये किसके लिए लगा है, पॉइंट पार्टिकल के लिए। पॉइंट पार्टिकल के लिए तो करंट एलिमेंट का है, वो छोटा सा, वो हमें मानना पड़ेगा। तो हम उस करंट एलिमेंट को एक पॉइंट पर यहां कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज dl, ओके ना। ये बहुत छोटा सा पार्टिकल है dl, और इस जगह से जो पूरी लेंथ है ये वाली यहां तक, इसको l मान लेते हैं, ओके। तो यहां से जो हम देखो ये r कहां होता है, तो आंसर है ये r जो डिस्टेंस है वो dl से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो ये उसके डिस्टेंस को शो करता है, ये इसको, ठीक है ना। ये आपका r वेक्टर है, ओके। हाँ, और साइन थीटा किसके बीच का एंगल होता है, आप कहेंगे सर हमें अच्छे से पता है कि साइन थीटा dl जो कि इधर है, जो कि कहां पर है, ये ऊपर की तरफ है, dl की डायरेक्शन ऊपर है। अब इस पॉइंट पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ये रहा करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इनवर्ड, इनवर्ड के लिए क्रॉस लगाते हैं। सो मैंने इसको पहले ही क्रॉस कर रखा है, ठीक है ना, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और dl ऊपर की तरफ है, r उधर है, तो ये dl और r के बीच में एंगल थीटा है कि नहीं है, बिल्कुल। अब आ जाओ उस पार्ट पर, ध्यान से देखना। देखिए हमें एक चीज पता है अच्छे से कि सर जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इस वायर के अलोंग, तो इंटीग्रेशन में लेंथ हम उसके अलोंग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेंथ कितनी है वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें गिवन भी नहीं है। अब हमारे पास लेकिन एक चीज है कि ये जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम लेंथ के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, एंगल के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ये चॉइस होती है, वो चॉइस आपके गिवन डाटा पर डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा देखिए ये φ1 φ2 इनके एक कोर एंगल हैं जो गिवन होते हैं, बट इस क्वेश्चन में नहीं है, कोई बात नहीं। अब एक बात देखो, अगर लेंथ के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो मैं वहां फॉर्मूले में कुछ चीजें टिक कर रहा हूं। नंबर 1, ये dl को हमें हटाना पड़ेगा। नंबर 2, ये जो साइन थीटा है ये थीटा बदलेगा, अगर dl यहां हो जाए तो वो एंगल अलग हो जाएगा, dl यहां हो जाए एंगल अलग हो जाएगा, dl यहां हो जाएगा तो एंगल अलग हो जाएगा। हाँ तो हम देख रहे थे भाई कि ये जो थीटा वेरिएबल है, इस r की बात कर लो, जब dl यहां तो वो r अलग होगा, dl यहां तो ये r अलग होगा, dl यहां तो ये r अलग होगा। सो वी हैव 3 वेरिएबल्स और अननोन क्वांटिटी व्हिच हैव टू बी रिप्लेस्ड, तो हमें इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। स्टार्ट करें काम। अब इन क्वांटिटी को हम कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, कहां से रिप्लेस करेंगे, तो डायग्राम देखो, ट्रिग्नोमेट्री से यहां पर कर सकते हैं। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखें, आपके पास साइन है, कॉस है, टेन है, किसी को भी रख लो। चलो देखो हमारे पास ध्यान से, और आइडियोलॉजी सुनो ध्यान से। ये तो फिक्स है, तो यानी आर को किसी भी हालत में लेना है कि नहीं है। ये फाई को भी हमें लेना पड़ेगा, तो हमें यही चीज देखनी है। साइन थीटा उसको हटाना है, तो साइन थीटा की वैल्यू बता दो, मैं इसको यहां लिखता हूं, ठीक है ना। नाउ ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं डेरिवेशन। नाउ साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज आर डिवाइड में स्मॉल आर, है ना। अच्छा अब हम क्या करें यहां से, चलो अभी साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, एक और डाटा निकाल लो कॉस फाई भी। यहां से कॉस फाई कितना आएगा, सारे लिख लो, कॉस फाई टेन फाई सारे। कॉस फाई कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज आर बाय स्मॉल आर। क्या इन दोनों रिलेशन से हम ये नहीं कह सकते कि साइन थीटा कॉस फाई के इक्वल है, बिल्कुल है सर, है ना। फ्रॉम 1 and 2
from 1 and 2, we can say sin थीटा इक्वल्स cos फाई। तो बताओ, एक प्रॉब्लम दूर हो गई, sin थीटा cos फाई में कन्वर्ट हो गया ना, ये प्रॉब्लम तो हमारे पास दूर हो गई। नेक्स्ट चलो देखते हैं, साइन आ गया cos। अभी cos को हम और भी ओपन कर सकते हैं, देखो कैसे। हमें इस r को हटाना है, तो इस r की जगह पे लिख लो नाउ फ्रॉम टू r इक्वल्स, इसको निकालेंगे, ये इधर जाएगा, cos फाई डिवाइड में आएगा, r अपॉन cos फाई। मुझे बता दो 1 अपॉन cos फाई क्या होता है, sec फाई होता है, नहीं होता? बिल्कुल। तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। तो ये दूसरा भी काम हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। डीएल की बात कर लो, मुझे बताओ डीएल कहां आ रहा है। आप बोलेंगे सर ये जो डीएल को निकालना है, तो एल निकाल लो, एल को डेरिवेटिव कर दो, निकल जाएगा। यहां से फाई तो लेना है, तो ये और ये यानी कि टेन फाई का यूज कर सकते हैं। ऑल्सो टेन फाई इक्वल्स परपेंडिकुलर, दैट इज एल अपॉन में बेस पी अपॉन बी होता है ना, तो ये निकल गया। एल बता सकते हो कितना आएगा, दिस विल बी आर टेन फाई, टेन फाई। क्लियर है बात? अब अगर एल आ चुका है, इसी को डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएटिंग। तो मैं इस पार्ट को यहां लिखता हूं, डिफरेंशिएटिंग। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग, सो हमें क्या मिलेगा, डीएल इक्वल्स टू आर, टेन फाई का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर फाई, और एक डी फाई भी आ जाएगा ना, डीएल बाय डी फाई करेंगे अगर, ये आ जाएगा क्या, डीएल भी हट गया, थीटा भी हट गया, आर भी हट गया। अब इन सभी को नॉन क्वांटिटी में पुट कर दो, देन यू विल गेट योर आंसर। चलिए अब इसको रखते हैं, ठीक है, ये स्टार्ट कर सकते हैं अपन काम नाउ। उस वाले फॉर्मूले में डीबी हम इसको इवेल्युएट करेंगे, इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह पर आई रख दो, डीएल की जगह पर हम रखेंगे आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। मैं अलग अलग मार्कर से यूज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे कि इसकी जगह पे क्या रख रहे हैं, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। क्या डीएल की जगह पे ये वैल्यू आ चुकी है? बिल्कुल। नेक्स्ट है साइन थीटा के लिए, साइन थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, कॉस फाई, क्योंकि ये हमारे पास आया था रिजल्ट, तो हम इसको रख सकते हैं कॉस फाई। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास दिस आर स्क्वायर, इसकी जगह पे अपन क्या रख सकते हैं, तो आप देखो आर की वैल्यू क्या आई थी, आर सेक फाई, इसको स्क्वायर करोगे, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई आ जाएगा, है ना। और फिर इसको हम काट पीट के सॉल्व कर लेंगे, आर से एक ये कैंसिल, सेक स्क्वायर फाई से ये सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इंटीग्रेट करने वाला बचा कौन, डी फाई, यानी कि अब इंटीग्रेशन होगा एंगल के रेस्पेक्ट में। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बताओ कैसे, तो एंगल जब यहां पर है यानी कि फाई टू से फाई वन माइनस फाई वन कर लो, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो से पूरी की पूरी बी कवर हो जाएगी। चलो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो डी बी बन जाएगा कैपिटल बी, इक्वल्स कांस्टेंट आ जाएंगे बाहर, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा, दिस आर इज ऑल्सो फिक्स, आर भी आउटसाइड आ जाएगा, है कि नहीं। तो अंदर क्या बचेगा, कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई। लिमिट बताइए आपको, फाई टू से माइनस फाई वन, थोड़ा सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर, कॉस फाई का इंटीग्रेशन बोलो तो आप बोलेंगे सर साइन फाई होता है, डिफरेंशिएशन माइनस होता है, माइनस साइन, इंटीग्रेशन साइन फाई होता है, साइन फाई। लिमिट यू नो, है ना। लिमिट हम यहाँ पर माइनस फाइव वन फाइव टू जो ले रहे हैं, इनसे बस डायरेक्शन चेंज होगी। अगर हम फाइव वन से माइनस फाइव टू ले लेंगे, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि हमने डायरेक्शन रिवर्स कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में देनी है ना। ठीक, देखो
तो यहां से क्या रिजल्ट मिला, b इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, लिमिट रख देंगे, यह आ जाएगा साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन, लोअर लिमिट या अपर लिमिट कोई सी भी रख लो, साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन, बस डायरेक्शन रिवर्स थी इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया प्लस में, चलेगा, ठीक है ना। ओके तो हम पहले इसको रखते हैं, तो माइनस आएगा फिर वो प्लस आएगा ना, तो माइनस में ऑलरेडी ये माइनस बस यहाँ पर बाहर आ जाएगा। आप इस एंगल को चाहे तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि एंगल क्या बताएंगे यहाँ पर आपको कि उसकी डायरेक्शन कैसे ले रहे हैं, लेकिन एंगल को लेते कैसे, किस में कब प्लस लेंगे कब माइनस, ये मैं सिखा देता हूँ आपको। देखिए जब हमारे पास ये चीज काउंटर क्लॉक यानी एंटी क्लॉक जा रही है तो एंगल प्लस लेते हैं, और जब हमारे पास कोई भी जो घुमाव है वो क्लॉकवाइज है इस तरह से, तो एंगल लेते हैं नेगेटिव, ठीक है ना। देखो ध्यान से इसको अगर देखो तो आप, ये जो क्वांटिटी है ये इस तरह से नीचे की तरफ पूरा एंगल कवर करेगी, वहां से नीचे की तरफ, तो ये कायदे से प्लस होना चाहिए था, और ये ऊपर की तरफ जा रही है क्लॉकवाइज, ये माइनस होना चाहिए थी, ठीक है ना। वो आप यहां चेंज कर लेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो दिस इज योर आंसर, होप की बात समझ में आई होगी। और जून 2024 का ये पार्ट हमारे पास होता है कंप्लीट, लेकिन ध्यान दो बियो-सावर्ट लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और कई बार आते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ना भूलें कि डेरिवेशन को करना हमें कैसे सीखा है, कैसे सीखा है, तो जिसको निकालना है पहले उसका फॉर्मूला रखना है, उस फॉर्मूले में कभी भी जो अननोन क्वांटिटी है उनको हटाओ। लेंथ के साथ इंटीग्रेट क्यों नहीं किया, बिकॉज वी डू नॉट नो कि लेंथ कितनी है, बस एक लॉन्ग वायर है और उसके लिए टिपिकल पड़ जाता, तो इसलिए डीएल को हमें हटाना पड़ा। अगर लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो डीएल को लेके करते, हमें डीएल को हटाना क्योंकि हमें लेंथ में नहीं करना इंटीग्रेट, और थीटा भी वेरिएबल हो जाएगा फिर, तो जब डीएल को हम देख रहे हैं यहां पर वेरी करेंगे तो थीटा वेरी करेगा, आर भी वेरी करेगा, इन तीनों को हमने यहां से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हटा दिया। साइन कॉस टेन आप कोई सी भी करो आपका आंसर करेक्ट आएगा। शर्त क्या है, आर की वैल्यू निकालनी है, डीएल की साइन थीटा की, साइन थीटा भी निकल जाएगा, आर भी निकल जाएगा। डीएल को निकालने के लिए आप पहले एल निकालो, उसको फिर डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। बात समझ में आई क्या, डाउट आए तो टेलीग्राम पर जुड़ो, बताओ पूछो।